नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं नगमा। इस वक्त खबर महाराष्ट्र से ये आ रही है कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक विद्यालय है, जवाहर नवोदय विद्यालय, जिसमें आज भी कोरोना के 33 मरीज या छात्र संक्रमित पाए गए हैं कोरोना से। अहमदनगर के जवाहर नवोदय विद्यालय में कल भी 19 छात्र संक्रमित पाए गए थे, यानी कि कुल मिलाकर यहां पर अब तक 52 बच्चों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। कुल 450 बच्चों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से अब तक 52 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इस पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी सोहित मिश्र। सोहित, इस नवोदय विद्यालय में जो इतने ज्यादा मामले आए हैं, इसके बारे में क्या डिटेल्स है? इतने सारे बच्चों में ये संक्रमण पाया गया है, बाकी इस इलाके में यानी कि अहमदनगर में कोरोना संक्रमण का क्या हाल है और इस स्कूल में केसेस डिटेक्ट होने शुरू कब हुए? जी देखिए, जो अगर स्कूल की बात करूं तो पहले जो मामले आए थे वो शुक्रवार को आए थे, जिसके बाद जिसमें 19 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। उसके बाद स्कूल के जितने भी बच्चे कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12 तक के 450 के करीब बच्चे हैं, सभी का टेस्टिंग किया गया, सभी की टेस्टिंग की गई और उसके बाद कुल मिला के जो आंकड़ा है वो 52 का हो चुका है, जिसके बाद न केवल स्कूल को सील किया गया है बल्कि उस इलाके को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अहमदनगर की अगर बात करें तो जिस तरह से लगातार वहाँ पर मामले बढ़ रहे हैं, अहमदनगर में कई सारी चीज़ें भी की जा रही हैं। जैसे कि परसों अहमदनगर में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसने अगर एक वैक्सीन भी नहीं लिया हो, उसे कई जगहों पर जाने पर रोक लगा दी गई है। ये कहा गया है कि चाहे वो स्कूल्स हो या फिर स्कूल्स में यानी बतौर पेरेंट्स की आप बात करें, या बाजार हो या सरकारी जगहों पे जाने की बात करें, तो वहाँ पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं किया होगा, अगर एक भी वैक्सीन नहीं लिया होगा, तो आपको वहाँ पर जाने की पाबंदी लगाई जा रही है। रही बात मामलों की, तो केवल अहमदनगर नहीं, मुंबई हो या महाराष्ट्र हो, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। मुंबई की अगर बात करूँ तो पिछले 24 घंटों में शनिवार शाम की रिपोर्ट, यानी आज रिपोर्ट आई नहीं है अब तक, 757 नए मरीज मिले थे, जो 24 जून के बाद सबसे ज़्यादा थे। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 24 घंटों में 1485 नए मामले मिले थे, 12 लोगों की मौत हुई थी, 2 ओमिक्रॉन के मामले मिले थे। कुल मिला के 110 ओमिक्रॉन के मामले अब तक राज्य में पाए जा चुके हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरह की जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसके बाद सरकार की ओर से भी लगातार हमने देखा है कि नए गाइडलाइंस निकाले गए, कई सारी चीज़ें की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद स्कूल में 52 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसका प्रशासन ने कहीं ना कहीं स्कूल को सील किया है और उस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। जी, उम्मीद है कि इन छात्रों की हालत जो है वो इस समय ठीक है। बच्चों में कोरोना संक्रमण पाया गया है और इस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। सोहित, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। वैसे भारत में ओमिक्रॉन के मामले जो हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं और आज मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पहली बार ओमिक्रॉन के केस मिले हैं। हिमाचल प्रदेश में आज ओमिक्रॉन का एक संक्रमित मिला है। हिमाचल में ओमिक्रॉन से संक्रमित पाई गई जो महिला हैं वो कनाडा से आई थी। मध्य प्रदेश में 8 मामले ओमिक्रॉन के सामने आए हैं और सभी संक्रमित विदेश से ही लौटे थे। 3 संक्रमित अमेरिका से आए थे, 2 ब्रिटेन से, 2 तंजानिया से और 1 घाना से। देश में अब ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 431 हुए हैं। और अब बात सियासत की। नागालैंड में आफ्सपा लगा हुआ है और यहां से आफ्सपा की वापसी के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने एक कमेटी का गठन किया है जो 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। नागालैंड के मुख्यमंत्री ने गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। नागालैंड के मोन जिले में गलत पहचान को लेकर सुरक्षा बलों की फायरिंग में 14 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से आफ्सपा वापसी की जो मांग है वो और भी तेज हो गई थी। मेरे साथ जुड़ रही हैं इस वक्त मेरी सहयोगी नीता शर्मा इस पर और जानकारी के साथ। आफ्सपा की मांग यहाँ पर पुरानी है नागालैंड के इलाकों में और इसके बहुत सारे एक्टिविस्ट लगातार इस मांग पर अड़े रहे हैं नीता, लेकिन पिछले दिनों जो देखा गया जिस तरह से गलत आइडेंटिटी की वजह से फायरिंग हुई, उससे इस मांग ने जोर पकड़ा था। अब जो ये समिति गठित की गई है, कौन लोग हैं इस समिति में और एक टाइम बाउंड रिपोर्ट की बात की जा रही है, इसके क्या डिटेल्स मिले हैं?
बिल्कुल नगमा, टाइम बाउंड रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है, वो ये कमेटी जो है वो लेगी। इस कमेटी के जो उसे हेड करेंगे वो होंगे एडिशनल सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। इसमें चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी नागालैंड भी होंगे। जो 4 लोग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे उसमें नागालैंड के मुख्यमंत्री थे, असम के मुख्यमंत्री थे, नागालैंड के उप मुख्यमंत्री थे और PLF के जो हैं वो TR जेलांग साहब भी थे, जो लीडर हैं उस संस्था के। तो ये लोग मिले थे, जिसके बाद ये बात उठाई गई, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये कमेटी का गठन किया है। दूसरी तरफ आर्मी ने भी अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट की गई है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है आर्मी यूनिट पर्सनल के खिलाफ जो है वो चालू की गई हुई हैं। आर्मी भी जो है वो रिग्रेट करती है ऐसे इंसिडेंट को और वो चाहती है कि वो पूरा सहयोग कर रही है। जो स्टेट ने SIT जिसका गठन किया था, इनफैक्ट आर्मी ने यहाँ तक भी बोला है कि व्हाट्सएप नंबर्स दिए हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर वहाँ के मोन जिले के लोगों के पास कोई वीडियोस, फोटोग्राफ्स या मटेरियल हो जिससे ओरिजिनल सोर्स पता चल सकता हो तो वो इन नंबर्स में शेयर करे। इंडियन आर्मी जो है वो पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही है SIT के साथ और वो रिक्वेस्ट करेंगे नागालैंड के भाइयों और बहनों से कि वो वेट करें आर्मी की फाइंडिंग्स को लेकर। तो आर्मी भी अपनी तरफ से एक पहल कर रही है कि रीच आउट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वहां पर जो है बहुत अलगाववाद बढ़ रहा है, जिसे लेकर जो बाकी की स्टेट्स हैं उसमें भी रेपरकशन होने की जो एक डर है वो जताया जा रहा है इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा। जहां तक इस कमेटी का माना जा रहा है वो 45 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, जिसके बाद ही कुछ फैसला जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय लेगा। जी धन्यवाद आपका अनीता। और आगे की खबर पे बढ़ते हैं, बात मध्य प्रदेश की, जहां पे पंचायत चुनाव रद्द करने का प्रस्ताव जो है वो पास किया गया है। बढ़ते हुए कोरोना केस के मद्देनजर पंचायत चुनाव रद्द करने के प्रस्ताव को शिवराज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और राज्यपाल के पास इसे भेजा गया है। इस पर हमारे साथ अनुराग द्वारी जुड़ रहे हैं तो जानकारी के साथ। इस पे आखिरी फैसला तो अनुराग निर्वाचन आयोग जो है वही लेगा। ये चुनाव कब से होने थे और कोरोना को देखते हुए शायद ये टाले गए हैं भी। बिल्कुल नगमा, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टलने के पूरे आसार बन गए हैं, क्योंकि शिवराज कैबिनेट ने पंचायत राज का जो संशोधित अध्यादेश वापस लेने का प्रस्ताव था वो पारित हो गया है और सरकार ने इसको राजभवन भी भेज दिया है। ऐसे में अध्यादेश वापस लेने यानी जिसके तहत वो चुनाव कराए जाने थे उसकी अधिसूचना आज देर शाम या कल तक जारी हो सकती है और संभवतः ये फैसला राज्य निर्वाचन आयोग कल सुबह तक ले ले, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोपहर को ही राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की थी और इस दौरान उन्होंने पंचायत राज का संशोधित अध्यादेश वापस लेने संबंधी चर्चा की थी। लेकिन कहीं ना कहीं शुरू से ही ये विवादों में रहा। इस बार का पंचायत चुनाव कांग्रेस इसको लेकर परिसीमन और रोटेशन के मुद्दे पर कोर्ट पहुंची थी और उसके बाद सदन के शीतकालीन सत्र में भी हर दिन इसी बात पर चर्चा हुई और बाद में जो सदन है उसने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि बिना OBC आरक्षण के चुनाव न हो। इस बीच मध्य प्रदेश में क्योंकि ओमिक्रॉन के भी 8 मरीज मिल गए हैं, ये सारे के सारे मरीज इंदौर के हैं और धीरे धीरे मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले भी बढ़ने लगे हैं। लगभग 42 मरीज पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में आए थे, जबकि पिछले हफ्ते में लगभग औसतन 15 से 18 मरीज हर रोज आ रहे थे। तो ये 2 गुने से ज्यादा का इजाफा है। तो इन दोनों कारणों को पंचायती चुनाव का जो अध्यादेश वापस हुआ है उसे वापस लेने से जोड़कर देखा जा रहा है। जी नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं मामले यहाँ पे कोरोना के, और इसी को देखते हुए पंचायत चुनाव जो हैं वो टाले जा रहे हैं। धन्यवाद आपका अनुराग। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने आज झांसी में लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन का आयोजन किया। कांग्रेस का दावा है कि मैराथन में 10,000 से ज्यादा लड़कियां शामिल हुईं। हालांकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में होने वाली मैराथन को इजाजत नहीं दी है। इससे नाराज कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि प्रियंका गांधी छात्राओं के लिए मैराथन कराएं तो गलत, लेकिन मोदी जी की रैली के लिए 25,000 खिलाड़ियों को इकट्ठा किया जाए तो ठीक। आप प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में, और मैं आपको ये रिलीज कर देता हूं, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आप 25,000 खिलाड़ियों को बुला रहे हैं यूपी में।
तो प्रियंका गांधी के लिए एक मापदंड और मोदी जी के लिए 25,000 स्पोर्ट्स पर्सन इकट्ठे करने का एक दूसरा मापदंड। आप जो पूछ रहे थे यही जवाब है। एक राजनीतिक व्यक्ति और एक राजनीतिक दल तो नुकसान उठाने को तैयार हैं जनहित में, पर माफ कीजिए, सरकार की जवाबदेही और जिम्मेवारी क्या है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कल जम्मू कश्मीर के उधमपुर में धर्म परिवर्तन पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोग धर्म परिवर्तन अपनी इच्छा से करते हैं, तलवारों के दम पर नहीं करते, और कहा कि लोग धर्म से प्रभावित होकर धर्म परिवर्तन करते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि विशेष धर्म के लोग अच्छा काम कर रहे हैं। क्रिसमस के मौके पर एक कार्यक्रम के दौरान गुलाम नबी आजाद ने ये बात कही है। कोई धर्म परिवर्तन करते हैं, कोई तलवार से तो आज नहीं करता। पुराने वाले लोगों में तो कहा जाता था तलवार, लेकिन आज तो कोई तलवार नहीं चलती। अपने चरित्र से, अपने कैरेक्टर से, अपने अच्छे काम करने से वो अगले को प्रभावित करता है, तो तब वो परिवर्तन करता है। वैसे ऐसे तो कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता। धर्म परिवर्तन को लेकर जिस समय बहस चल रही है, बिल को लेकर, उस समय ये बयान एक बड़ा बयान है गुलाम नबी आजाद का। और भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार वो क्रिकेट के मैदान पर चौके और छक्के लगाती नजर आई हैं। भोपाल के शक्तिनगर स्पोर्ट्स ग्राउंड पहुंची साध्वी प्रज्ञा अपने समर्थकों की बॉलिंग पर बल्लेबाजी करती हुई दिखाई दी। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के बीच साध्वी प्रज्ञा ने जमकर बल्ला चलाया। इससे कुछ दिन पहले वो फुटबॉल भी खेलती हुई नजर आई थी। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर और हिमाचल प्रदेश के नरकंडा में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते बहुत बड़ी तादाद में यहां पर पर्यटक आए हैं बर्फबारी का मजा लेने के लिए, बर्फबारी देखने के लिए। तस्वीरें देख रहे हैं आप उधमपुर की और साथ साथ नारकंडा की। तो हिमाचल में भी बर्फबारी हो रही है और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी बर्फ बिछी हुई है। हम दिल्ली से आए हैं नारकंडा स्पेशल स्नोफॉल के लिए, और आज बहुत अच्छी बर्फबारी यहाँ हो रही है। नज़ारा जो है देखने का है, बहुत ही मस्त नज़ारा। अच्छा, हाँ, यहाँ पे आज स्नोफॉल हुआ है बहुत सारा, तो जिस वजह से टूरिस्ट यहाँ पे काफ़ी आए हैं और टूरिस्टों को भी यहाँ पे फ्रेश स्नोफॉल देखने को मिला है, जिससे वो लोग बहुत खुश हुए हैं। और देखो आप। नमस्कार, मैं हूं संजय किशोर। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 23 साल के शानदार करियर के बाद हम सबके चहेते हरभजन सिंह, जिनको हम सब प्यार से भज्जी कहते हैं, संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। क्रिकेट की दुनिया ने उन्हें टर्मिनेटर नाम दिया। साल 1998 में शारजाह में न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की और 2016 तक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते रहे। कुल मिलाकर 711 विकेट हासिल किए। 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैच में 32 विकेट लिए। इस दौरान टेस्ट में हैट्रिक लेने वाले भारत के पहले बॉलर बने। भारत के सबसे कामयाब ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह का एनडीटीवी पर स्वागत है। शुक्रिया शिवेंद्र, आपसे मुलाकात हो रही है। आजकल डिजिटल के जरिए मुलाकात हो रही है, बट इट्स स्टिल गुड टू कनेक्ट विद यू। आपके संन्यास के समय को लेकर बहुत तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। आपसे ही सुनना चाहिए कि क्या अगली पारी राजनीति में खेलने जा रहे हैं? देखिए, अभी तक तो मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है कि मैंने अगली पारी किस तरफ खेलनी है,
और क्या मेरी अगली पारी होगी। पर अगर कोई ऐसा प्लान होगा तो मैं आप सब लोगों को जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये कोई एक छोटी बात नहीं होगी, बड़ी बात होगी। अगर मैं कोई ऐसा निर्णय लेता हूं तो मैं जरूर आप सब लोगों को इत्तला करूंगा उस चीज की। और आप लोगों का जो प्यार मिला है इतने सालों से, उसके लिए मैं पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि अब 23 साल का ये जो करियर रहा है, मजा आया, बहुत कुछ सीखने मिला। और गॉड हैव बीन वेरी वेरी काइंड कि इतना लंबा समय तक मैं खेल पाया देश के लिए और सब लोगों को मैं एंटरटेन कर सका। और आज क्रिकेट की बदौलत मुझे भगवान ने इस मुकाम पे पहुंचाया है कि जहां मुझे बहुत सारा, ढेर सारा प्यार मिला है पूरे देशवासियों से, और उन सबको मैं प्रणाम करना चाहता हूं, थैंक यू कहना चाहता हूं आपके जरिए। अवध, संन्यास की घोषणा जब आपने की तो क्या साथी खिलाड़ियों से बात की? आपकी पत्नी ने बहुत ही भावुक पोस्ट लिखा है। जी, बात तो मैंने सौरव गांगुली जो प्रेसिडेंट हैं बीसीसीआई के, उनसे बात करी मैंने। जय शाह जो सेक्रेटरी हैं उनसे बात करी मैंने, और उसके अलावा सचिन तेंदुलकर, उनसे मेरी बातचीत हुई। और मैंने एमपी पांडव सर जो पंजाब के बहुत सालों तक सेक्रेटरी रहे हैं, और जब मैं सिलेक्ट हुआ था पहली बार तो वो उस समय बीसीसीआई में भी शायद सेलेक्टर थे या फिर कोई बड़ी पोस्ट पे थे। तो इन सब लोगों को मैंने शुक्रिया अदा कहा है। और उनके अलावा बहुत से मेरे दोस्तों ने जिन्होंने मुझे विश किया है सोशल मीडिया के जरिए या फिर फोन करके, उन सबको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा कहना चाहूंगा। और साथ ही साथ उन सब देशवासियों को, मेरे वो सारे प्रशंसकों को कि जिन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है। और मेरी असली कमाई वो प्यार है, क्योंकि विकेटें कितनी ली है कितनी नहीं ली है वो एक रिकॉर्ड है, बट जो प्यार मिला है वो बेइंतहा है। और बहुत ही उस चीज का मैं आपको सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूंगा। आपकी मैम, आपके बेटर हाफ ने भी अच्छा भावुक पोस्ट लिखा है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? Well, I'm grateful for such a lovely family। और मेरी वाइफ गीता और मेरे बच्चे दोनों, obviously we are now looking forward to spend a lot of time together। और मेरी बीवी के लिए मैं सिर्फ यही कहूंगा, थैंक यू वेरी मच for all the ups and downs जो मेरी हुई है, उसमें आप खड़े रहे हो मेरा पिलर बनके। और जो भावुक पोस्ट लिखा है उसके बारे में ऑब्वियसली जो उनकी मन की फीलिंग थी, जो उनका मन का जो सोच थी, वो उन्होंने उन शब्दों में बयां की है। और इट्स ब्यूटीफुल एक्चुअली। जब मैंने पढ़ा थोड़ा अच्छा लगा मुझे पढ़ के वो। आईपीएल में आपको किसी भूमिका में हम देख सकते हैं? अगले साल से 2 टीमें भी बन रही हैं, अभी तक कोई डिसीजन लिया है? नहीं, अभी मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया है कि मैं किस आईपीएल टीम के साथ काम करूंगा और वो काम का एक्चुअली काम क्या होगा। और ये तो जरूर है कि मैं जो हूं क्रिकेट की वजह से हूं। जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था और आज जब मैं छोड़ रहा हूं तो मेरा वजूद सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही है। तो क्रिकेट के बिना मेरी लगता है जिंदगी अधूरी रहेगी। और मैं जरूर किसी ना किसी टीम के साथ जुड़ूंगा और उनको हेल्प करूंगा किसी तरीके की वो टीम आगे आए और परफॉर्म बेटर करे। अभी तक ये नहीं पता है कि कौन सी टीम के साथ काम करूंगा, बट आई एम इन टॉक्स विद कपल ऑफ टीम्स। तो जब भी कुछ ऐसा होगा मैं आप सब लोगों को जरूर बताऊंगा। और क्रिकेट के साथ में जुड़ा रहना चाहूंगा, चाहे वो आईपीएल के माध्यम से हो या फिर बीसीसीआई को कभी भी मेरी सेवाओं की जरूरत हो, या फिर पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन को, या फिर किसी भी लेवल पे अगर मैं किसी भी क्रिकेटर को मदद कर सकूं, आई एम मोर देन हैप्पी टू डू सो। अभय भाई, आप वैसे भी काफी मुखर रहे हैं, बिना लाग लपेट के अपनी बात कह देते हैं, सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी राय रखते हैं, हिचकते नहीं हैं। तो आप जैसे लोगों की राजनीति में जरूरत है आजकल। तो आपने तो अभी तय नहीं किया है, लेकिन एक आगे आ सकते हैं, इसको भी इनकार नहीं कर रहे आप? जी हाँ, बिल्कुल। अगर देखिए, हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं और हम सबका एक हक बनता है कि हमारा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है हम आगे रख सकें, और हम रखते भी हैं। और हो सकता है उसमें बहुत बार हमारी सबकी सोच जो है वो अलग अलग होती है। तो मैं यही कहूंगा कि मैं इनकार नहीं करता हूं कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। कब करूंगा ये मुझे पता नहीं है। हो सकता
2 महीने बाद करूं, हो सकता है 6 महीने बाद करूं, या हो सकता है 2 साल बाद करूं। अगर ऐसा मौका मिलेगा तो मैं जरूर उस चीज को बहुत शिद्दत से निभाऊंगा, क्योंकि मैं ये काम लेकिन तभी करूंगा जब मैं 100% दिल से रेडी रहूंगा, कि मुझे पता है इसमें बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, और एक बार आप इसमें जुट जाते हो तो आपका जो निजी जीवन है फैमिली वाला, उसमें उसके लिए आपके पास टाइम कम हो जाता है। तो मैं बहुत सोच विचार के जब भी निर्णय लूंगा मैं लूंगा, और मौका मिलेगा तो जरूर देश की, जैसे मैंने क्रिकेट में सेवा की है, और अगर आगे मौका मिलेगा तो जरूर देश की सेवा करना चाहूंगा। और 23 साल के अपने लंबे करियर में आप खुद को किस तरह से देखते हैं, कैसे आंकते हैं? जालंधर से आपका जो सफर शुरू हुआ, कल आप मैदान पर भी गए थे, अपने जो पहला जहां से शुरुआत की थी उस मैदान पर भी आप गए थे। जी हाँ, कल मैं जिस मैदान से मैंने शुरुआत करी थी वहां गया था, और उसी मैदान को जाके मैंने शीश झुका के प्रणाम करके थैंक यू बोल के आया हूँ, क्योंकि उस मैदान का मेरे जीवन में बहुत महत्व है। अगर वो मैदान नहीं होता तो शायद मेरा कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि जो मुझे फैसिलिटीज प्रैक्टिस जितनी भी थी यहाँ से जो मिली है, उसी ने मुझे हरभजन सिंह बनाया है। और ये सफर बहुत बढ़िया रहा है। मेरी एक्सपेक्टेशंस जो थी उससे बहुत ज्यादा भगवान ने मुझे दिया है, तो मैं तहे दिल से भगवान का रोज शुक्रिया अदा करता हूँ और करता रहूंगा, क्योंकि ऐसी चीजें बहुत किस्मत वालों के साथ होती हैं। टू प्ले फॉर इंडिया फॉर दैट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, you know, it's a blessing. You can't just play with your hard work. Yes, hard work एक समय के बाद रुक जाता है, सब कुछ चीजें रुक जाती हैं, बट अगर blessings हो तो फिर चीजें थमती नहीं है, वो आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंड फॉर मी इन क्रिकेट। और कहाँ से सफर शुरू किया था, एक साइकिल था, और आज भगवान ने हर वो चीज दी है जिसकी शायद कभी सोच भी नहीं थी। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, इस मुकाम पे पहुंचाया कि मैं जिन चीजों के बारे में कभी सोचा नहीं था वो सब चीजें भी मिली। तो जिन चीजों के बारे में आपने सोचा नहीं था वो मिला। 18 साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला, 711 विकेट हासिल किए। कितना संतोषजनक था सफर आपका? संतोषजनक ऑब्वियसली सफर तो बहुत बढ़िया था, बहुत मजा आया, और खेलने वाले दिनों से बेहतर दिन कोई नहीं हो सकते, क्योंकि जब आप मैदान पे उतरते हो, देश का अपने नेतृत्व करते हो, वहां पे जाके जब मैच जीत का तिरंगा लहराते हो, तो उससे बड़ी खुशी और कोई हो नहीं सकती है। तो मैं बहुत कहता हूँ कि मुझे बहुत गर्व महसूस होता था जब मैं भारत के लिए खेलने उतरता था मैदान में, और जो सपोर्ट, जो प्यार जो मिला है उसका कोई मैं मोल नहीं लगा सकता। वो बहुत अनमोल है और उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं वही कहूंगा बार बार कि क्योंकि ये सफर इतना बढ़िया था, इतना लंबा था, पर इतनी जल्दी बीत गया ये पता भी नहीं चला। 23 साल कब निकल के पता भी नहीं चला। और ऐसा पीछे मुड़ के देखता हूँ कि इतने सारे विकेट भी ले लिए, मैच भी जिता दिए, और 23 साल निकल भी गए, कैसे पता नहीं चला। बट बिलीव मी, अगर मैं कहूंगा कि ये शायद एक सपने की तरह था, और ये सपना जो है बहुत 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 बेहतरीन सपना था जो भगवान ने पूरा किया है। भट्ट जी, कुछ विवाद भी हुए, मंकी गेट हुआ साइमंड्स के साथ, शोएब अख्तर के साथ, श्रीसंत के साथ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बाद में वो आपके खास दोस्त बन गई है। अगर हम श्रीसंत की बात करें, या फिर श्रीसंत ने आपकी कल काफी तारीफ की है, और साइमंड की बात करें, शोएब अख्तर की बात करें, खास दोस्त आपके बन गए। आप दिलों को कैसे जीत लिया फिर आपने? देखिए, जब आप मैदान में खेलते हो तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो मुझे लगता है शायद मैदान की चीज मैदान में रह जानी चाहिए। स्पेशली वो मंकी गेट एपिसोड जो हुआ, वो अगर मैदान की बात मैदान में रह जाती तो बहुत अच्छा होता सबके लिए, क्योंकि कोई भी चाहता नहीं है कि मैदान की बात को बाहर लेके जाए, इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया जाए कि जिससे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए। बट कुछ लोगों को आग में ना घी डालने की आदत होती है। वो बखूबी उनके कुछ खिलाड़ियों ने उस समय वो काम किया, और एंड्रू साइमंड को उस कगार पे लाके खड़ा कर दिया जहां उसको पता नहीं था कि किस तरफ जाना है। और मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल वाला समय पैदा कर दिया कि हर अखबार में मेरा नाम ऐसे छप रहा है जैसे मैं बहुत बड़ा रेसिस्ट हूँ या मैंने कुछ ऐसी बात कह दी। हालांकि मैं और एंड्रू आपस में काफी क्रिकेट खेले उसके बाद भी, और हमारा रिलेशन बहुत बढ़िया है।
श्रीशांत के साथ जो हुआ, जो मेरे और श्रीशांत के बीच, वो मेरी तरफ से बहुत बड़ी गलती थी। मैं उसको कई बार उस हर प्लेटफॉर्म पे माना भी है कि शायद मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। बट इन दी एंड बड़ा आदमी वो होता है जो सीखे और आगे बढ़ जाए। और श्रीशांत से मैंने माफी मांगी और उसने बहुत बड़ा दिल रख के मुझे माफ भी किया, और हम आज मिलते हैं, हंसते खेलते हैं, और यही जिंदगी है। आप सीखते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं परफेक्ट आदमी हूं या बन के रहूंगा। मैं जिंदगी में बहुत सी गलतियां मैंने की हैं जिससे मैंने सीखा है और आगे बढ़ा है। और मेरा जिंदगी का एक ही उद्देश्य है कि मैं जिंदगी में एक बेटर इंसान बनूं। क्रिकेटर तो बहुत बढ़िया होते हैं, कोई लोग बहुत नाम कमा लेते हैं, कोई पैसा बहुत कमा लेता है, बट अच्छे इंसान बनना या अच्छी सोच रखना अभी भी उस चीज की बहुत कमी है। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं हर दिन एक बेटर इंसान बनूं, जिसको लोगों की फिक्र हो, जिसको अपनों की फिक्र हो। तो वो बनने की कोशिश करता हूं। जो रिकॉर्ड मैंने ऑन द फील्ड बनाए हैं वो मेरा काम था, पर एक अच्छा इंसान बनना वो मुझे लगता है कि हम हर दिन इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हरभजन सिंह। मुझे ठीक से याद तो नहीं, लेकिन 1999 की बात होगी, आप लोग अंडर 19 या अंडर इंडिया ए टीम के साथ रहे होंगे। श्रीसंत आपके कोच थे और दिल्ली में आपका कैंप लगा हुआ था, तब बिल्कुल नए थे। हम लोगों ने भी पत्रकारिता की शुरुआत की थी, तो उस वक्त से लेकर आपका मैं करियर देखता रहा हूं। खासकर सीबी सीरीज में भारतीय जीत में आपकी अहम भूमिका थी, उसका भी मैं गवाह था। एनडीटीवी के लिए समय निकाला आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। और भविष्य में आपकी जो भी योजनाएं हैं उसके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। मैं यही कहना चाहूंगा एनडीटीवी को भी और आपके सारे दर्शकों को भी, और साथ ही साथ प्रणव राय सर को भी, कि थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. You have been very kind to me, and I would need your blessings even going forward. Thank you very much. Lots of love.